Welcome to Agarwal Editorials. Today we are going to do the chapter 2 Indian Economy 9 from 1950 to 1990 for of class 11th NCERT. So सबसे पहले हम कुछ एक बॉक्सेस देख रहे हैं जो हर टॉपिक से पहले या बीच में दिए गए हैं। तो उसमें से हम फर्स्ट बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हर सोसाइटी को क्या डिसाइड करना पड़ता है। बेसिकली 3 क्वेश्चंस आते हैं हर सोसाइटी के सामने कि उसे क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, कैसे करने हैं और किसके लिए करने हैं। अब उसी के बेसिस पे जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो 3 तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें डिसीजन जो है वो बस सप्लाई, डिमांड और परचेजिंग पावर के बेसिस पे लिए जाते हैं। प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ड्रॉबैक क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनका ध्यान ही नहीं दिया जाता। फिर वैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्शन होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो बेसिक एसेंशियल अकोमोडिटीज़ वो खुद ही प्रोवाइड करती है। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सारे रिसोर्सेज स्टेट से ओन्ड है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन दोनों मिलके चीज़ें करते हैं। मार्केट जो है वो कंज्यूमर गुड्स हैंडल करती है और जो गवर्नमेंट है वो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज पे ध्यान देती है। अब हम बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। हमें पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद हमने इकॉनमी की पॉलिसीज़ अपने हाथ में ले ली और फिर हमने काम करना शुरू, हमारे लीडर्स ने क्रिटिकल डिसीजंस लेना शुरू किया कि इकोनॉमिक सिस्टम अब कौन सा अडॉप्ट किया जाए। तो तब जवाहरलाल नेहरू जी ने डिसाइड किया कि हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी चाहते हैं और हम रिजिड सोवियत मॉडल को ऊपर फॉलो नहीं करना चाहते। हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी सी चाहते हैं। बट पहले इनिशियल ईयर्स में हमारी सोसाइटी है जो सोशलिस्ट की तरफ थोड़ी ज़्यादा थी। तो हमने फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश करी 1950 में, जिससे हमारे सिस्टमिक 5 ईयर प्लान शुरू हुए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो 1948 में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे विजन को रिफ्लेक्ट किया। प्लान क्या होता है अब हम देखेंगे कि जो प्लान होता है वो एक डिसाइड कर आउटलाइन करता है कि कैसे हम एक नेशन के रिसोर्सेज को कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए यूज़ करेंगे। हमारे केस में 5 साल के लिए। इसमें जर्नल गोल्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गोल्स तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, उसमें से भी हमारे कुछ की गोल्स होते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स पर्सपेक्टिव प्लान्स होते हैं, उनके सब पार्ट्स 5 ईयर प्लान्स हैं। तो अब गोल्स भी कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हो सकते हैं। एक तरफ से हम चाहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग हम किसको कहते हैं। तो प्रशांता चंद्र महालन महालन बोनीस, तो महल नोबिस को हम कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है हमारा वो बेसिकली बेस्ड उनके आइडियाज़ पे बेस्ड था और उन्होंने फोकस किया था हैवी इंडस्ट्रीज़ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे। उनके कुछ वैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे एनसीईआरटी में कि उन्होंने आईएसआई में कि उन्होंने आईएसआई इंस्टीट्यूट को सेट फाउंड किया और एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड्स डेवलप किए और काफ़ी इकोनॉमिस्ट की एडवाइस लेके उन्होंने ये प्लानिंग करी थी। फिर हम देखते हैं सर्विस सेक्टर का ग्रोथ वगैरह। तो हमारा जो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हुआ कि एग्रीकल्चर का जीडीपी जो है शेयर जो है इन जीडीपी वो डिक्रीज़ हुआ, इंडस्ट्री का थोड़ा बढ़ा और सर्विस सेक्टर का और ज़्यादा बढ़ा। इंडिया के केस में क्या था, जो सर्विस सेक्टर था कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली 40.59% टू जीडीपी, सरपासिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बाय 1990। तो ये ट्रेंड और ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ आफ्टर 1991। अब गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स के हमारे क्या एम रहता था कि ग्रोथ। तो सबसे पहले इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो हम जीडीपी को सबसे पहले इम्प्रूव करना चाहते थे ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। मॉडर्नाइजेशन, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को लाना चाहते थे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। साथ ही साथ हम सोशल रिफॉर्म्स भी चाहते थे जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट आए। सेल्फ रिलायंस, हम मिनिमाइज करना चाहते थे हमारी डिपेंडेंस फॉरेन गुड्स और सर्विसेज पे। इक्विटी, इनकम इनइक्वालिटी को कम करना चाहते थे, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हटाना चाहते थे। तो हम बेसिकली हमारा फोकस था कि हर एक इंसान को एजुकेशन, हेल्थ केयर
और हाउसिंग मिले। ओनरशिप एंड इंसेंटिव्स, ये बेसिकली हम एग्रीकल्चर से पहले के कुछ बॉक्सेस उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या चीज़ थी कि हम, जैसे हमें पता है अगर हमारी कोई चीज़ होती है ना, तो हम उस चीज़ को संभाल के रखते हैं, या फिर हम उस चीज़ को ग्रो करना चाहते हैं, उसमें हम पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, उस चीज़ को हम ध्यान से भी करते हैं और मन लगा के करते हैं। वैसे ही अब क्या किया कि इंसेंटिव्स, अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जब एग्रीकल्चर में जो पहले टिलर या फिर जो भी टेनेंट्स थे उन्हीं को लैंड दे दिया, उनका ऑनरशिप दे दी उनकी, ताकि उसकी आउटपुट बढ़े, वो अच्छे से काम करे और चीज़ों को ये मत सोचें कि हमारा इसमें क्या प्रॉफिट लॉस है तो जैसे मर्जी करी चलो। नहीं, अब सोवियत यूनियन में क्या हो रहा था कि जो फार्मर्स थे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, बस ऐसे ही काम करते रहते थे। अब ये भी नहीं देखते थे कि रॉटन फ्रूट्स को उन्होंने फ्रेश वंस के साथ ही पैक कर दिया। एग्रीकल्चर, तब एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स लाए गए ताकि जो ज़मींदार और जागीरदार हैं उनको रिमूव करा जाए। कम से कम 200 लाख टेनेंट्स जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन से बचे इससे। लैंड सीलिंग, मैक्सिमम लैंड होल्डिंग्स पे एक कैप लगाया गया। लिमिटेशंस क्या थी इसकी कि लैंडलॉर्ड्स ने इसमें लूप होल्स ढूंढे और केसेस फाइल कर दिए इसके अगेंस्ट, और इतने में ओनरशिप जो थी अपने रिलेटिव्स को पास ऑन कर दी। फिर इसकी पुअर इम्प्लीमेंटेशन के कारण काफ़ी स्टेट्स में एक लिमिटेड सक्सेस मिली, और कुछ एक स्टेट्स में ही अच्छा किया, जैसे केरला हो गया, उन्होंने अच्छा किया, बट बाकी स्टेट्स में लूप होल्स का फ़ायदा उठाया गया और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है जिसके कारण फिर वही प्रॉब्लम्स। ग्रीन रिवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर में, इसमें अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या हुई कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, केमिकल फर्टिलाइजर, जिससे कि और साथ में इरिगेशन मेथड्स इम्प्रूव हुए, और हमारा फोकस वीट और राइस प्रोडक्शन पे था मेनली। तो इससे क्या इम्पैक्ट हुआ कि ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए बाय 1970s, और मोस्ट बेनिफिटेड रीजन्स कौन से थे, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। चैलेंजेस क्या थे इसमें, रीजनल डिस्पैरिटीज थी, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था। अब हम देखते हैं रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये लेबर इंटेंसिव होती हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं उधर एम्प्लॉयमेंट लाने में। गवर्नमेंट सपोर्ट, अब गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लार्ज स्केल कंपटीशन जो है वो इन्हें ग्रो ही नहीं करने देगा। तो इसलिए गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज, क्रेडिट फैसिलिटीज या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो फोकस क्या था, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज पे, जैसे कि स्टील, मशीनरी, पावर जनरेशन। अब हमें कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्यों चाहिए थी, ताकि इससे और इंडस्ट्रीज खड़ी हो सके, सब में रॉ मटेरियल्स भी तो पहुंचाना है ना, तो उसलिए हमने फोकस किया कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज पे। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस इन स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, स्टील एंड कोल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट करेंगे रेलवेज में, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन सिस्टम्स टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन स्ट्रेटजी, तो इसका फोकस ये था कि हमारा फॉरेन गुड्स पे से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, और मेथड्स हमने क्या किया कि हमने हाई टेरिफ्स लगाए, कोटाज लगाए। हाई टेरिफ्स मतलब हमने उन पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे वो चीपर थे इन कंपैरिजन टू फॉरेन प्रोडक्ट, और कोटाज हमने कैप लगा दी कि हाँ बस इतना ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लिमिटेशंस क्या थी कि इससे जो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज थी हमारे देश की, उन्होंने वो इनसफिशिएंट बनने लगी, बिकॉज कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो उन्हें क्या था कि लो क्वालिटी में भी बिक रही हैं चीज़ें अच्छे उस पर, तो चलो। फिर ओवर रेगुलेशन लेड टू करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑन द रेगुलेटेड इकोनॉमी, हमने क्या अचीवमेंट्स ली, फूड सिक्योरिटी आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और पावर नेटवर्क्स में। सोशल रिफॉर्म्स आए जिससे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग इम्प्रूव हुआ। लिमिटेशंस क्या थे कि पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी, कंपटीशन के कारण लो प्रोडक्टिविटी और मिसमैनेजमेंट, नो लैक ऑफ कंपटीशन के कारण। एक्सेसिव रेगुलेशन, अब ओवर रिलायंस था लाइसेंसेस पे और परमिट्स में, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ इजीली नहीं हो पा रहा था। इनइक्विटेबल ग्रोथ,
तो बेनिफिट जो डेवलपमेंट का था वो अर्बन और प्रॉस्पेरस रीजन्स की तरफ ज़्यादा था, रूरल एरियाज को छोड़ के। एनवायरमेंटल इश्यूज, तो ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज से क्या हो रहा था, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्कार्सिटी और डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि जब हम सब्सिडीज़ वगैरह लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, उससे ये नहीं पता चल रहा था कि उस चीज़ की स्कार्सिटी है। तो लोग जब जो चीज़ फ्री में मिल रही है या कम तो उसको ओवर यूज़ करते हैं। अब किसी को वाटर पे सब्सिडी मिल रही है और अगर वो वाटर स्कार्स रीजन है तो लोग फिर भी वाटर इंटेंसिव चीज़ें ही उगाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट जनरेट सफिशिएंट जॉब्स टू एब्जॉर्ब द ग्रोइंग वर्कफोर्स। की पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट्स, तो 5 ईयर प्लान्स का जो एम था टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स वाइल एड्रेसिंग इमीडिएट चैलेंजेस, balanced focus across agriculture, industry and social welfare. Mixed economy model. Strengthen public sector industries while encouraging private sector participation. Social justice measures. The welfare programs targeted poverty alleviation and regional development. Thank you.